हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइप अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 10 देखेंगे, न्यू एम्पायर्स और किंगडम। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमने देखा था कि अरविंद के बारे में देखा था, प्रशस्ति क्या होता है उसके बारे में देखा, गुप्ता किंगडम के बारे में देखा, समुद्रगुप्ता के बारे में देखा, समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति के बारे में देखा और उनके कॉइन्स के बारे में हमने देखा था। वो क्या कहाँ कहाँ रूल्स करते थे, किस तरीके से रूल करते थे देखा। हमने मैप देखा और मैप को एक बार और देख लेते हैं क्योंकि अभी मैप की ज़रूरत हमको फिर से पड़ेगी। तो मैप में देखिए यहाँ पे थानेश्वर दिया हुआ है, कन्नौज दिया है, ये आगे हमको मैप में यूज आएगा। मथुरा भी है, यहाँ पे प्रयाग है, पाटलिपुत्र है, नालंदा है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो है कुछ ये जो कांचीपुरम है, ये अहीहोल हमको चाणक्य रूल देखना है अभी आगे, तो हम उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैप जो है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो मैप है वो आपको हमेशा से क्लियर रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। जैसे कि ये कोस्टल लाइन है, ये गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ये नेपाल है, ये बंगाल वाला एरिया है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में हमेशा क्लियर रहनी चाहिए, तभी आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे हमने देखा जिनोलॉजी देखा, किसकी जिनोलॉजी का देखा, जो गुप्ता डायनेस्टी के जो किंग है समुद्रगुप्ता, उनकी डायनेस्टी देखा। और अब हम जो है हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में देखेंगे। एक नई डायनेस्टी जो है, एक नई किंगडम जो है उसके बारे में देखेंगे। और जो नया किंग है इसका क्या नाम है, हर्षवर्धन। और हर्षचरित्र, जैसे रामचरित्र आपने सुना होगा, तो हर्षचरित्र से मतलब क्या हो रहा है कि हर्षवर्धना जो है उसके चरित्र के बारे में, मतलब उसकी जीवनी के बारे में, उसकी बायोग्राफी जो लिखी हुई है उसका क्या नाम है, हर्षचरित्र। तो आगे हम देखते हैं, while we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coin, we can find out about some kings from biographies. Harshvardhana, who ruled nearly 1400 years ago, was one such ruler. His court poet Banabhatta wrote his biography Harshcharitra in Sanskrit. This gives us genealogy of Sanskrit. Genealogy word हम पहले देख चुके हैं। And with his becoming king, Xuanzang, about whom you read in chapter 9, was also spent a lot of time at Harsh court and left a detailed account of what he saw. तो यहाँ पे जो है, जो एक गुप्ता रूलर जो है, गुप्ता रूलर्स के बारे में हमें कहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से पता चलता है। जैसे कि हमने समुद्रगुप्ता के बारे में कॉइन से पता लगाया है कि वो वीणा भी बजाते थे, उनको गाने का भी शौक रहा होगा। ये सारी चीज़ें पता चली कॉइन से। और काफ़ी सारी चीज़ें जो इंस्क्रिप्शन है, प्रशस्ति है, जो इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में है, उससे हमको पता चला। लेकिन जो हर्षवर्धना है जिन्होंने 1400 ईयर पहले रूल किया, तो इस पोएट के बारे, इस जो हर्षवर्धना जो इस किंग के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, उसकी बायोग्राफी हर्षचरित्र के से। तो हर्षचरित्र को कौन लिखा है, बानाभट्टा ने लिखा है, जो उनके कोर्ट पोएट थे, जो उसके कोर्ट मतलब उनकी जो सभा होती थी उसमें वो क्या थे, पोएट थे, बानाभट्टा। और हर्षचरित्र किसमें लिखी हुई है, संस्कृत में लिखी हुई। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हर्षचरित्र है तो हर्षचरित्र किसके बारे में है, हर्षवर्धना के बारे में है। कौन लिखा है इसे, बानाभट्टा ने लिखा। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस हर्षचरित्र में और क्या दिया हुआ है, उनकी जीनोलॉजी दी हुई है, मतलब उनके दादा परदादा पिताजी सारे लोगों के बारे में दिया गया है। और कहाँ ये एंड होता है, जब वो राजा बन जाते हैं। उसके बाद ज़ुआनज़ैंग जो है, जिसके बारे में हमने चैप्टर 9 में देखा था, जो एक चाइनीज पिलग्रिम थे जो यहाँ तीर्थ यात्रा करने आए थे, उन्होंने भी जो हर्ष का कोर्ट है वहाँ पे बहुत सारा समय बताया है और वहाँ पे लिखा है इन चीज़ों के बारे में कि कहाँ पे क्या उन्होंने क्या क्या उनके कोर्ट में देखा। उसके बाद देखेंगे हर्ष वॉज नॉट द अर्लीस्ट son of his father, but he became the king of Thanishar after both his father and elder brother died. His brother-in-law was the ruler of Kannauj, and he was killed by the ruler of Bengal. Harsha took over the kingdom of Kannauj and then led an army against the ruler of Bengal. तो यहाँ पे हम हर्षा जो है, जैसे कि हेरिडिटरी होता है कि
अगर राजा है, राजा की डेथ के बाद जो है उसका जो बड़ा भाई है, जो एल्डेस्ट सन है, जो राजा का जो एल्डेस्ट सन है वो किंग बनता है। लेकिन जो है हर्षा जो है एल्डेस्ट सन नहीं था, उसके जो फादर है और भाई हैं वो मर गए थे, उसके बाद उन्हें किंग बना दिया गया। तो किसका किंग था? थानेश्वर नाम की जगह का किंग था। और उसका जो ब्रदर इन लॉ मतलब उसकी जो पत्नी है, उसकी जो वाइफ थी, उसका भाई जो है, उसके बाद वो कहाँ का रूलर था? कन्नौज का रूलर था। और उसे किसने मार दिया? जो बंगाल का रूलर था उसने उसको लड़ाई में ख़त्म कर दिया। तो हर्ष ने क्या किया? जो कन्नौज है उसको अपने अंडर में रखा और आर्मी लेके जो रूलर ऑफ बंगाल है उसको हरा दिया। ऑल्दो ही वाज सक्सेसफुल इन ईस्ट एंड कॉन्कर्ड मगधा, तो हमने मगधा भी देखा है अपने मैप में, एंड प्रोबेबली बंगाल ऑल्सो। ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एल्सवेयर। तो ये जो है राजा जो है कहाँ सक्सेस था, इनका मतलब राज्य कहाँ तक था? ईस्ट तक था और बंगाल तक था, बट उनको और कहीं पे मतलब जीत नहीं मिली। तो ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू डेक्कन बट वाज स्टॉप्ड बाय द रूलर बिलोंगिंग टू चालुक्यन डायनेस्टी पुलकेशिन I। तो यहाँ पे हम मैप देख लेते हैं फिर से। तो हर्षवर्धन जो है यहाँ का किंग था, उसके ब्रदर इन लॉ का जो राज्य था ये था। तो उसने जो है इसको, उसके ब्रदर इन लॉ को उनके मरने के बाद उसको यहाँ पे टुक ओवर किया और जो बंगाल का जो रूलर है उसको भी हराने की कोशिश की, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया, इस डायरेक्शन में जो नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि जो उसको चालुक्यन रूलर जो है वहाँ पे रोक देते हैं, इसलिए वो इस डायरेक्शन में, साउथ वाला डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाया। तो यहाँ पे किसने रोका उसे? चालुक्यन डायनेस्टी के रूलर जो है पुलकेशन II ने इसे रोक दिया वहाँ पे। तो यहाँ पे लुक एट द पॉलिटिकल मैप एंड लिस्ट द प्रेजेंट डे स्टेट्स विच हर्षवर्धन पास्ड थ्रू व्हेन ही वेंट टू बंगाल एंड अप टू नर्मदा। ये आपका एक्टिविटी है। तो उसके बाद देखेंगे द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशंस प्रशस्ति। तो इनके बारे में हमको कैसे पता चलता है? तो पल्लवास एंड Chalukyas were the most important ruling dynasty in the South India during this period. The kingdom of the Pallavas spread from the region around their capital Kanchipuram to Kaveri Delta, while that of Chalukyas was centered around Raichur डॉब बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगाभद्रा। तो ये जो रूलर्स है पल्लवास एंड चालुक्य, ये क्या थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की इस समय में, जिस समय कौन है? हर्षवर्धन जो है रूल कर रहा था। तो इनका जो किंगडम है वो कहाँ से स्प्रेड होता था? इनकी कैपिटल क्या थी? पल्लवास की कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम थी, और कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा तक उनका राज्य था। और चालुक्यास जो थे उनका जो है वो सेंटर था रायचूर डॉब बिटवीन द कृष्णा और तुंगाभद्रा रिवर, जो प्रेजेंट डे आप मान सकते हैं, जो बैंगलोर वाला जो एरिया है वहाँ पे मान सकते हैं। तो आईहोल वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य। द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। तो आईहोल मैंने आपको मैप में दिखाया है। It developed as a religious center with a number of temples. The Pallavas and Chalukyas frequently raided one another's land, especially attacking the capital city, which was a prosperous town. तो आईहोल जो था वो किसका कैपिटल था? चालुक्यास था, और इम्पोर्टेंट क्या था? इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। तो इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर। तो जो ट्रेडिंग सेंटर है वो हमने देखा है वो रिलीजियस सेंटर में भी धीरे धीरे क्या होते हैं? डेवलप होते जाते हैं। और यहाँ पे क्या थे? बहुत सारे टेम्पल्स थे। तो जो पल्लवास और चालुक्यास थे वो क्या करते थे? एक दूसरे पे हमेशा रेड करते रहते थे। रेड करते मतलब लड़ाई के लिए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते थे। तो यहाँ पे जो अटैक कहाँ होता था? मोस्टली जो होता था कैपिटल सिटी में, जो क्या होते थे? बहुत ही प्रॉस्परस टाउन मतलब रिच टाउन, वहाँ पे पैसा जो है ज़्यादा हुआ करता था। द बेस्ट नोन चालुक्यन रूलर वाल पुलकेशन II, we know about him from the Prasasti composed by his poet Ravi Kirti. This tells us about his ancestors who were traced back through 4 generations from father to son. Pulakeshin eventually got the kingdom from his uncle. तो यहाँ पे जो चालुक्यन रूलर है वो सबसे इम्पोर्टेंट चालुक्यन रूलर कौन है? पुलकेशन II। तो पुलकेशन II के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? उसकी प्रशस्ति से, और वो प्रशस्ति किसने लिखी है? उसके कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है, इस जो प्रशस्ति है उसमें क्या पता चलता है? उनके एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है कि 4 जनरेशन तक यहाँ पे गया है, फादर से सन तक।
और पुलकेशिन को उसका किंगडम किससे मिलता है, उसके अंकल से, उसके अंकल उसको किंगडम दिलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, he led expeditions along both the west and east coast. Beside he checked the advance of Harsha. तो यहाँ पे रवि कीर्ति के अनुसार ही led expedition, मैंने आपको पहले बताया, जो खोज यात्रा, मतलब दूसरा जो किंगडम है उसको पाने के लिए खोज यात्रा करते थे जो किंग्स रहते थे। तो ये किस किस डायरेक्शन में गया, वेस्ट और ईस्ट में, और यहाँ पे जो है हर्षा ने उसे रोका उस तरफ आने के लिए, ईस्ट कोस्ट। Here is an interesting play of words in the poem. हर्षा means happiness. हर्ष का क्या मीन्स है, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स लिखा गया है पोयम में। कौन से पोयम में, जो रवि कीर्ति ने। तो हर्ष का क्या मतलब होता है हैप्पीनेस। द पोएट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा। तो रवि के जो पुलकेशिन 2 और हर्ष के बीच में लड़ाई हुई जिसमें हर्ष हार गया, उसके बाद तो पोएट क्या लिखते हैं, हर्ष जो है अब हर्ष नहीं रहा, क्या हो गया, अब दुखी हो गया। तो पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। तो पल्लवा किंग के ऊपर भी अटैक किया पुलकेशिन ने। तो उसने वो वहां पे कहाँ पे छुप गए, जो कांचीपुरम का जो वॉल है वहां के शेल्टर में, वहां पे जाके वो छुप गए। But the Cholakyan victory was short-lived. Ultimately, both the Pallavas and Cholukyas gave way to new rulers belonging to Rashtrakuta and Chola dynasty, about which you will learn in class 7th. तो हमको 7th क्लास में हमको ये पढ़ना है राष्ट्रकूटा चोला डायनेस्टी के। एक्चुअली होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो है चौलक्यन जो है और पल्लवास जो है, ये क्या है, एक दूसरे से लड़ते इनकी जो खुद की डायनेस्टी होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इससे वीक होने के बाद जो अदर कोई डायनेस्टी है, अदर कोई रूलर जो है वो उनको क्या कर लेते हैं, ओवरटेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही हुआ, जो चौलक्यन और पल्लवास है लड़ते क्या हो गए, वीक हो गए, और अदर डायनेस्टी जो है राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी जो है साउथ में फ्लरिश करने लग गई। तो उसके बाद हमको देखना है हाउ वेयर दिस किंगडम एडमिनिस्टर्ड। तो ये जो किंगडम्स है उनको एडमिनिस्टर कैसे करते थे राजा लोग। तो एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग, द लैंड रेवेन्यू रिमेन important for these rulers and village remained the basic unit of administration. There is some new development as well. King adopt a number of steps to win support of men who were powerful either economically or socially or because of their political or military strength. फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ पे जो है पहले जैसा हुआ करता था वैसे ही जो लैंड रेवेन्यू जो रूलर्स लेते थे वैसे ही यहाँ पे भी जो रूलर्स है वो लैंड रेवेन्यू ले रहे हैं, और विलेज जो है वही है बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि पहले हमने देखा है। और यहाँ पे कुछ नए डेवलपमेंट्स भी है। तो किंग्स जो है वो क्या करते थे, वो बहुत सारे स्टेप्स लेते थे कि जो लोग हैं, जो पावरफुल मैन हैं, उनका दिल जीतने के लिए। तो इकोनॉमिकली और सोशली, मतलब इकोनॉमिकली मतलब उनको या तो पैसे देके या तो गिफ्ट देके, और सोशली मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करके, और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो उनके पास एक पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ रहता था, इसलिए वो उनको इकोनॉमिकली और सोशली जो है वो बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार करते थे। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वेयर नाउ हेरिडिटरी, दिस मीन्स दैट सन सक्सीडेड फादर्स ऑफ दिस पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरिसेना वाज महादंदा नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। तो यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को क्या बना दिया गया, हेरिडिटरी बना दिया गया। हेरिडिटरी मतलब अगर कोई पोस्ट को, कोई किसी के पास कोई पोस्ट है तो उसका जो बेटा है उसको वो पोस्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कोर्ट पोएट जो हरिसेना है, हरिसेना वाज क्या था, महादंदा नायक, मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर था, जैसे उसके फादर हुआ करते थे। उसके बाद है समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस। तो कई बार क्या होता था, एक ही पर्सन को बहुत सारे ऑफिसर्स दे दिया जाता था, जैसे कि फॉर इंस्टेंस, मतलब जैसे कि बिसाइड बीइंग अ महादंड नायक, हरिसेना वाज कुमार अमर्त्य, मीनिंग एन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, और एंड ए संधि विग्रहिका, मीनिंग अ मिनिस्टर ऑफ पीस और वॉर। तो यहाँ पे उसको 2 पोस्ट और मिले थे किसी हरिसेना को। तो वहाँ पे वो क्या था, चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी था, और एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी था, और एक मिनिस्टर था जो वॉर और पीस दोनों को देखता था, मतलब लड़ाई और शांति के लिए भी उससे ही बात की जाती थी। तो बिसाइड इम्पोर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इंक्लूड नगरा श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सी और द सिटी, द सर्थ
सतवाहा और द लीडर ऑफ मर्चेंट कार्वेंट्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैन भी थे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देते थे, जिसमें क्या था, ये चीफ बैंकर और मर्चेंट कार्वेंट्स को देखते थे। और प्रथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द कायस स्क्रैप। तो यहाँ पे और भी कुछ कुछ पोस्ट दिया गया है। तो दिस पॉलिसीज वेयर रीजनेबली इफेक्टिव, बट सूनर और लेटर सम ऑफ दिस पावरफुल मैन ग्रीव स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम। तो यहाँ पे कुछ लोगों को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया कि क्या है, वो इतने स्ट्रांग हो गए कि उन्होंने खुद की एक नई जो किंगडम है, खुद का एक नया इंडिपेंडेंट किंगडम बना दिया। अब हमको देखना है आर्मी के बारे में। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, जैसे पहले हुए करती थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट। लाइक अर्लियर रूलर, सम ऑफ दिस किंग मेंटेन वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विथ एलिफेंट, चैरियट्स, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स। तो एलिफेंट्स हाथी सबको पता है, चैरियट्स जो है रथ, क्लैवरी जो घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़ते हैं, और फुट सोल्जर जो पैदल चलते हैं। तो जो अर्लिएस्ट रूलर्स के हिसाब से यहाँ पे जो अभी के रूलर्स हैं उनके पास इतने सारे प्रकार के क्या होते थे, आर्मी। Besides, they were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. They were not paid regular salary. Instead, some of them received grants of land. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. These men were known as samnatas. Whenever the rulers samnatas tried to become इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे जैसे पहले रूल्स हुआ करता था उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। तो यहाँ पे क्या है, मिलिट्री लीडर्स जो है वो प्रोवाइड करते थे किंग्स को ट्रूप्स, मतलब सेना से। जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी वो सेना उनको प्रोवाइड करते थे, और उसके बदले में जो है उनको सैलरीज नहीं मिलती थी। उनको क्या मिलता था, ग्रांट्स ऑफ लैंड। उसको एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, और उस ज़मीन के टुकड़े से वो रेवेन्यू जनरेट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और उससे मेंटेन करते थे अपने सोल्जर्स, हॉर्सेस, और जो भी सामान लगता था लड़ाई के लिए, जैसे कि भाला हो गया और जो भी बहुत सारे एक्सेस हो गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किंग को प्रोवाइड किए जाते थे। उसके बदले उनको क्या मिलता था, ग्रांट्स ऑफ लैंड। ग्रांट्स ऑफ लैंड मतलब लैंड जो है गिफ्ट में, ग्रांट मतलब गिफ्ट में। व्हेनेवर द रूलर्स बिकम, और जब भी रूलर बिकम जो वीक हो जाता था, और इनको क्या बोला जाता था, समनातास। और जब भी रूलर वीक हो जाते थे ये समनातास जो है वो क्या हो जाते थे, इंडिपेंडेंट हो जाते थे, मतलब वो एक एज अ किंग डेवलप होने लग जाते थे। उसके बाद देखेंगे हमको देखना है हमको असेंबलीज इन सदर्न किंगडम्स। तो हमने पहले भी हमने देखा है साउथ में असेंबली को क्या कहा जाता था, संगम। तमिल लिटरेचर जो है संगम बोला जाता था, क्योंकि वो वहाँ पे असेंबलीज है। ये सारी चीज़ें हमने पहले देखी है। तो यहाँ पे असेंबली इन सदर्न किंगडम देखना है। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। तो दिस इंक्लूडेड द सभा विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। दिस असेंबली function through sub-committees which looked after irrigation, agriculture operation, making roads and local temples। तो यहाँ पे ये अलग तरीके की असेंबलीज हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है पल्लवास के, उसमें ये लोकल असेंबलीज के बारे में लिखा गया है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड था, सभा। तो ये सभा तो क्या होती थी, असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे, जो ब्राह्मण लोग थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी, उनकी ये सभा हो जाती थी। और इस सभा में क्या था, इस सभा की और क्या थी, सब कमिटीज़ थी। तो ये सब कमिटीज़ जो है किसके बारे में वो करती थी, देख रेख करती थी। इरिगेशन जो है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो है, रोड्स बनाने के लिए, और लोकल टेम्पल्स, और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम। द उर वाज द विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वेयर नॉट ब्राह्मण्स, एंड द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। तो यहाँ पे उर एक असेंबली का, जैसे सभा ब्राह्मण लोगों की होती थी, वैसे उर जो है वहाँ पे असेंबली, उस विलेज में असेंबली हुआ करती थी जहाँ पे जो लैंड ओनर्स है वो क्या होते थे, ब्राह्मण नहीं होते थे। और एक ऑर्गेनाइजेशन था मर्चेंट्स का, जो व्यापारी लोगों का भी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको क्या बोला जाता था, नगरम। तो इट इज़ लाइकली दैट दिस असेंबलीज वेयर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। मोस्ट ऑफ दिस लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। तो ये मोस्टली पॉसिबल है कि ये जो असेंबलीज है वो मोस्टली रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स की हुआ करती थी। और ये जो लोकल असेंबलीज है ये सेंचुरीज मतलब 100 साल तक ऐसे ही फंक्शन करती रही। अब हमको देखना है ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। तो ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स, इन लोगों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली जो है कच्चे घर में रहा करते रहे होंगे, तो इनके जो घर थे, मकान थे, इनके बारे में
हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलता। इनके बारे में हम कहाँ से पता करते हैं? जिन्होंने लिखा है इनके बारे में। अगर कुछ राइटिंग्स अवेलेबल है उसी से ही हम ऑर्डिनरी पीपल के बारे में जान सकते हैं पुराने समय के। तो वी कैच एन ओकेशनल ग्लिम्स, मतलब जैसे कि मैंने बताया ओकेशनल मतलब बहुत ही थोड़ा, मतलब कहीं पे वर्णन किया गया है, थोड़ा सा ग्लिम्स मतलब थोड़ा सा झलक, glimpse of the lives of ordinary people from the plays and other accounts and let us look at some of this। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्ले में थोड़ा सा लिखा हुआ है कहीं पे, तो उससे हमको एक हल्की सी झलक मिलती है। तो वो कहाँ से मिलती है देखते हैं। Kalidasa is known for his play depicting life in the king's court. An interesting feature about this play is that king and most Brahmins were shown speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahmins use Prakrit. His most famous play Abhijana Sakuntalam is the story of love between a king named Dushyanta and a young woman named Shakuntala. We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play। तो यहाँ पे कालिदास के बारे में बताया जा रहा है जो किंग के कोर्ट में थे। तो उन्होंने इंटरेस्टिंग मतलब फीचर बताया है। किंग और जो ब्राह्मण लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे? संस्कृत बोला करते थे। और जो ब्राह्मण्स और जो मोस्टली जो मैन और वुमेन है, जो किंग और ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे, वो लोग प्राकृत बोला करा करते थे। तो उनका एक फेमस प्ले है अभिजाना शकुंतला। तो उसकी स्टोरी क्या है? किंग के बीच में है दुष्यंता और उनकी और एक यंग वुमेन की कहानी शकुंतला। तो ये दोनों की प्रेम कहानी है। तो उसमें एक पुअर मैन का भी कहीं पे वर्णन किया गया है। तो अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, तो इस स्टोरी को हमको देखना है। अ फिशरमैन फाउंड अ प्रेशियस रिंग, मतलब बहुत ही कीमती रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली सॉलोड बाय ए फिश। सॉलोड मतलब निगल लेना, एक्सीडेंटली मतलब गलती से। व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विद इट द गेटमैन एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट। द गेटमैन जो है उसको थेफ्ट मतलब चोरी। The chief police officer was rather rude मतलब उसका व्यवहार ठीक नहीं था। However, the king was happy when he saw the ring and sent reward for the fisherman. Then the police officer and the gateman decided to take a share of the reward and went along with the fisherman to have a drink। तो यहाँ पे जो है पुलिस ऑफिसर और गेटमैन हम क्या सोचते हैं कि अब इससे भी थोड़ा सा हम हिस्सा ले लेंगे फिशरमैन से। तो यहाँ पे पूरी स्टोरी में आपको बताते हैं। तो फिशरमैन एक बार क्या होता है, जो दुष्यंत है वो शकुंतला को एक छोटी से मतलब एक प्रेशियस अंगूठी दिया था उसने। तो वो अंगूठी क्या है शकुंतला से गुम जाती है, लेकिन वो जो कहाँ पे घूमती है, जहाँ पे भी घूमती है तो वो एक मछली जो है उसको एक्सीडेंटली जो है उसको निगल लिए रहती है। तो एक फिशरमैन जो है, एक मछुआरा जो है, उसको वो अंगूठी मिलती है और वो जाता है राजा के पास। लेकिन राजा के जो गेट कीपर है वो उसको वहीं पे रोक देते हैं और उसको क्या बोलते हैं कि तुमने चोरी की है करके, और राजा के पास वो अंगूठी लेके चले जाते हैं। तो राजा जो है उस अंगूठी को देख के बहुत खुश होता है और वो क्या करता है, फिशरमैन के लिए कुछ गिफ्ट भेजता है। तो जो पुलिस ऑफिसर और जो गेटमैन फिर वापस जाते हैं फिशरमैन के पास और वो उसके साथ एक ड्रिंक लेने बैठते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम हमको भी थोड़ा सा हिस्सा दे दो। उसके बाद देखेंगे द चाइनीज पिलग्रिम फा है जयान noticed the plight of those who were treated untouchables by the high and mighty. These were expected to live on the outskirts of the city. Outskirts मतलब शहर के बाहर। He writes, if such a man enters a town or a marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing this sound knows that it means and avoid touching him and rushing against him. And Banabhatta provide us with a vivid picture of king's army on the move। तो यहाँ पे जो चाइनीज पिलग्रिम है फाजिंग और अनटचेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि कुछ लोग जो है उनको क्या था, अनटचेबिलिटी। जैसे हमने पहले जो वर्ण सिस्टम है उसमें देखा था, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र जो है उनको अनटचेबिलिटी बोला जाता था। तो हाई एंड माइटी लोग उनको अनटचेबल मानते थे और वो कहाँ कर रहते थे, आउटस्कर्ट मतलब शहर के बाहर रहा करते थे। तो वो बताते हैं कि जैसे ही अगर इस तरीके का कोई आदमी है वो टाउन और मार्केट प्लेस में आता है तो वो एक लकड़ी के साथ आता है, लकड़ी के डंडे के साथ आता है और वो ठेकते हुए जाता है, उसको आवाज़ करते हुए जाता है, जिससे कि सामने वाले लोग जो है समझ जाए कि भाई एक अनटचेबल आ रहा है तो उसको टच नहीं करना है और उसके आसपास हमको नहीं जाना है। तो ये इस तरीके का सिचुएशन था, उसको बताया है चाइनीज पिलग्रिम ने। और हम बानाभट्टा जो है एक छोटे सा एक किंग की आर्मी कैसे मूव करती है उसके बारे में बताया है। द किंग ट्रैवल विद एन एनॉर्मस, तो बहुत सारा
enormous amount of equipment मतलब सामान. Apart from weapons, there were things of daily use such as pots, pans, furniture, gold, footstool मतलब गोल्डन फुटस्टूल मतलब जिसमें पैर रखा जाता है. फूड इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गोट, डियर, रैबिट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस कैरिड ऑन कार्ट्स एंड लोडेड ऑन द बैक ऑफ एनिमल्स सच एज कैमल एंड एलिफेंट. दिस ह्यूज आर्मी वाज accompanied by musician beating drums and other playing horns and ट्रम्पट और हॉर्न्स के बारे में. तो यहाँ पे जो है जब भी किंग ट्रैवल करता था तो उसके साथ बहुत सारा सामान जाता था, जैसे कि उसके जो हथियार है और डेली यूज़ का सामान जो है, पॉट्स, पैन, फर्नीचर, उसका जो भी फर्नीचर तक जो है, उसकी जो बग्गी है, उसके बैठने का जो सीट है, वो सारा जो उनके साथ जाता था. फूड जाता था उनके साथ, एनिमल्स जाते थे जो एनिमल को फूड के तौर पर यूज़ करना है, वेजिटेबल, स्पाइसेस, सारा सामान जो है किंग की ज़रूरत का उनके साथ जाता था. तो उसके साथ साथ क्या थी, गार्ड्स भी रहते थे, कैमल्स और एलिफेंट्स भी रहते थे, और इसमें जो है म्यूजिशियंस भी रहते थे जो ड्रम्स बजाते रहते थे या हॉर्न बजाते रहते थे या तो फिर ट्रम्पेट बजाते रहते थे. द विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलॉन्ग द वे. दे कम विद गिफ्ट्स ऑफ कर्ड, गुड़ एंड फ्लावर्स and provided fodder for animals. So they also tried to meet the king and place their complaints and petition before them. तो जब भी वो किसी विलेज से गुजरते थे तो विलेज वाले जो है वो अपनी हॉस्पिटलिटी के तौर पर वहाँ पे गिफ्ट्स लेके आया करते थे. गिफ्ट्स खाने के तौर पे कर्ड हो गया, दही हो गया, गुड़ हो गया, या कोई फूल वगैरह उनके लिए लेके आते थे, और उनके जो एनिमल्स जो साथ में जा रहे हैं उनके लिए चारा लेके आते थे. और अगर उनकी कोई कंप्लेन है तो वो भी किंग को बताते थे, और कोई पिटिशन मतलब कोई अर्जी है उनकी कोई चाह है उसको भी वहाँ पे वो बताते थे. द आर्मी लेफ्ट a trail of destruction behind. The elephant often trampled मतलब तहस महस कर देना, down the huts of villagers, and oxen yoked to the caravans of merchants ran away scared by the tumult. As बाना भट्टा says the whole world was swallowed up in dust. तो जब आर्मी जो है आगे बढ़ते हुए जाती थी तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता था, मतलब बहुत सारी खराबी हो जाती थी, बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर करके जाते थे, खराब करके जाते थे. जैसे विलेजर्स की जो हट है उसको एलिफेंट जो खराब कर देते थे, और जो कार्वेंट्स और मर्चेंट के उनको भी उनके जो ऑक्सन है उनको वो डर जाते थे. जो आवाज़ आती थी, जो साउंड है ट्रम्पलेट का, उससे वो डर जाते थे. तो यहाँ पे बाना भट्टा लास्ट में बोलते हैं कि मतलब जब आर्मी जाती थी तो पीछे क्या है, पूरा धूल से ऐसा लगता था पूरा डस्ट ही डस्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ा करती थी. उसके बाद हमको एल्सवेयर देखना है. हर चैप्टर में जैसे हम एल्सवेयर देखते हैं तो इसमें हमको देखना है इस्लाम के बारे में. तो अरेबिया ऑन मैप 6 पेज 76-77 तो आप देख लेंगे अरेबिया कहाँ पे है. ऑल्दो इट इज़ अ डेजर्ट, इट वाज अ हब ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेंटर. जैसे हमने अरेबियन सेलर्स के बारे में हमने कई जगह पढ़ा है. It was a hub of communication for centuries. In fact, Arab merchants and sailors played an important role in sea trade between India and Europe. Others who lived in Arabia were Bedouins, pastoral tribes depending mainly on camels, hardly animals that could find in the desert. तो अरेबियन जो डेजर्ट है वो डेजर्ट एरिया है, और ये बहुत सालों तक क्या था, कम्युनिकेशन हब हुआ करता था, क्योंकि अरब के जो मर्चेंट्स हैं वो ही ट्रेड किया करते, सी ट्रेड के लिए जो सेलर्स हैं वो सी ट्रेड के लिए इंडिया और यूरोप के बीच इधर से उधर आया जाया करते थे. और कुछ जो अरब के लोग जो सेलर्स नहीं होते थे उनको क्या बोला जा रहा है, पियोडूस, बेडूइनिस, पास्टरल ट्राइब्स के हुआ करते थे. वो कैमल्स को देखा करते थे क्योंकि वहाँ पे और कोई जानवर तो होता नहीं था, हार्डली जो है कैमल्स ही वहाँ पे मिलते थे. तो अराउंड 1400 years ago Prophet Muhammad introduced a new religion, Islam, in Arabia. Like Christianity, Islam was a religion that laid stress on equality and unity of all before Allah, the one supreme God. Here is a verse from Quran, the scared book of Islam. तो 1400 years ago जो प्रॉफिट मोहम्मद है उन्होंने एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया, इस्लाम. तो इस्लाम जो है अरेबिया से आया है, जैसे क्रिस्टियनिटी जो है हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था. तो इस्लाम एक रिलीजन है, वो इक्वलिटी पे स्ट्रेस करता है, यूनिटी पे स्ट्रेस करता है. अल्लाह जो उनका गॉड है उनके सामने में जो एक सुप्रीम गॉड है. तो यहाँ पे इस्लाम जो उनकी होली बुक का क्या नाम है, कुरान. तो कुरान जो है उसमें कुछ लिखा हुआ है, एक वर्स लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है, उसको यहाँ पे दिया गया है. फॉर मुस्लिम मैन एंड वुमेन, फॉर बिलीविंग मैन एंड वुमेन, फॉर devout men and women, for true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and women who give charity, for men and women who fast, for men and women who guard their chastity, or for men and women who engage must in Allah's remembrance. For them has Allah prepared forgiveness and great reward. तो यहाँ पे बहुत सारे
क्वालिटीज़ वो बताया गया है मैन ऑफ वुमेन का, कि अलग अलग जो आप तरीके से आप भगवान को पूजना चाहोगे, आप अपने अंदर एक पेशेंस रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, दूसरे के ऊपर दया रखोगे, चैरिटी करोगे, तो भगवान भी आपको, जो अल्लाह भी है, वो आपको क्या करेगा, रहमत प्रोवाइड करेगा। तो विदिन 100 ईयर्स इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान एंड इंडिया। तो यहाँ पे जैसे ही 100 साल के अंदर ही जो इस्लाम कहाँ कहाँ स्प्रेड हो गया, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान और इंडिया तक भी। तो अरब रूलर्स हु वर ऑलरेडी फैमिलियर विद कोस्टल सेटलमेंट ऑफ सबकॉन्टिनेंट नॉट ब्रॉट न्यू रिलीजन विद देम। अरब सोल्जर्स कॉन्कर्ड सिंध इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान अबाउट 1300 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे जो है अरब के जो सेलर्स हैं वो अपने साथ एक नया रिलीजन लेके आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो अरब सोलर जो है वो सिंध वाला जो एरिया है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, जैसे कि आपको अभी पता होगा कि पाकिस्तान में इस्लाम का ही रिलीजन चलता है, तो उन्होंने 1300 ईयर्स अगो जो है उसको कॉन्कर किया और वहाँ पे सारे जो इस्लामिक लोग हैं वहाँ पे सेटल हो गए। तो यहाँ पे ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। तो कीवर्ड्स हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, प्रशस्ति के बारे में देखा, जो प्रशंसा है कहाँ कहाँ, इंस्क्रिप्शन और बायोग्राफी में आर्यव्रत के बारे में देखा हमने, दक्षिणा पथा के बारे में देखा, जीनोलॉजी के बारे में देखा, हेरिडिटी ऑफिसर भी देखा, समानता देखा, असेंबली देखी, नगरम देखा। तो हमने जो है इस चैप्टर में बहुत कुछ देखा, नए किंगडम्स के बारे में देखा, नया रिलीजन कैसा है उनके बारे में देखा, काफ़ी सारे पोएट्स के बारे में देखा, नए किंग्स के बारे में देखा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।